क्वेश्चन नंबर 8, इसमें लिखा है कैलकुलेट द एवरेज ड्यू डेट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। हमें डेट ऑफ बिल दे रखा है कि बिल की डेट क्या है, अलग अलग डेट है बिल की। टर्म बता रखा है, बिल का टर्म क्या है, और इसकी अमाउंट बता रखी है कि अमाउंट क्या है। तो हम सबसे पहले इसका फॉर्मेट बनाते हैं और उस फॉर्मेट को बनाने के बाद में फॉर्मूला लगाकर एवरेज ड्यू डेट निकाल लेंगे। एवरेज ड्यू डेट का मतलब होता है एक ऐसी डेट जिस पर पेमेंट, टोटल पेमेंट करने पर ना तो पैसा रिसीव करने वाले को कोई इंटरेस्ट का नुकसान हो, ना ही पैसा देने वाले को इंटरेस्ट का कोई भी नुकसान हो। तो सबसे पहले तो डेट ऑफ बिल लिख लेते हैं कि बिल की डेट क्या है। डेट ऑफ बिल, अब डेट ऑफ बिल या ट्रांजैक्शन डेट होता है। इसके बाद हम टेन्योर लिख सकते हैं, क्या टेन्योर है। उसके बाद ड्यू डेट क्या आई है, ड्यू डेट। उसके बाद अमाउंट, फिर डाइवेशन और फिर प्रोडक्ट। तो ये मैंने थोड़े से बड़े कॉलम इसलिए बनाए हैं ताकि मैं आपको समझाऊं, तो डिटेल यहीं लिखूंगा तो आपको समझ में आ जाए। तो आप लोग साथ साथ करेंगे मेरे, तो आपको बहुत आराम से ये समझ में आएगा। ये बहुत ही सिंपल है। इसमें हम हेडिंग डाल देते हैं सबसे पहले कि कैलकुलेशन या कंप्यूटेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट। इसमें एक बेस डेट लेनी होती है हमें, मैं अभी बताऊंगा वो बेस डेट कैसे लेनी है। वो लिखनी भी होती है यहाँ पर, तो मैंने लिख दिया बेस डेट। वो क्या है मैं अभी लिख दूंगा। वो उसका एक टेक्निक होती है कि हम कौन सी बेस डेट लें कि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाए। तो डेट ऑफ बिल, टर्म, ड्यू डेट। ड्यू डेट क्या है, अमाउंट, और डाइवेशन। जो डाइवेशन लेते हैं हम ड्यू डेट माइनस बेस डेट लेते हैं, ये डाइवेशन होता है, और फिर प्रोडक्ट निकालते हैं। तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन है 16 सितंबर 2015, और इसकी जो टर्म है वो 2 मंथ्स की है। तो 16 सितंबर के 2 महीने बाद 16 नवंबर आता है, 16 नवंबर। और क्योंकि ये बिल है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, इनवॉइस लिखा होता तो मैं 3 दिन ग्रेस के ऐड नहीं करता। यहाँ पर बिल लिखा है तो इसका मतलब मेरी जो ड्यू डेट हो जाएगी वो 16 सितंबर प्लस 2 मंथ, 16 नवंबर प्लस 3 डेज, तो 19 नवंबर मेरी ड्यू डेट हो जाएगी। नेक्स्ट इसकी अमाउंट है 3000। अभी मैं यहीं तक की सारी फिगर फिल करता हूं। नेक्स्ट है 20 अक्टूबर, 60 डेज। अब हमें 60 दिन ऐड करने हैं अक्टूबर में। तो इसकी टेक्निक क्या है, इसकी टेक्निक भी समझिए। अक्टूबर में हमारे कितने दिन बच गए, तो वो देखने के लिए आप ईयर मंथ होता अक्टूबर का 31 डेज का, ये भी आप चेक कर सकते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जो ऊपर के हिस्से में जो आएगा तो 31 डेज, नहीं तो हमारे 30 डेज हो जाएंगे। और फेब में 28, अगर ईयर 2 4 से डिविजिबल है तो 29 डेज हो जाएंगे। याद रखिए जुलाई अगस्त 2 महीने ऐसे हैं जहां पर दोनों महीने में 31 डेज होते हैं। तो यहां पर अक्टूबर में 31 डेज होते हैं, 31 में से ये 20 है, तो आप हमेशा ऐसा करिए जिस डेट से स्टार्टिंग है वहां से आप
वो डेज लेस कर दिए, डेट लेस कर दीजिए एंड मंथ से, तो हमें पता चल गया 11 डेज तो अक्टूबर के हो गए, 11 दिन अक्टूबर के आ गए। अब हमें 60 दिन लेने हैं, है ना, और ग्रेस पीरियड ऐड करके 63 डेज लेने। तो अभी क्या आया है, अभी तो 11 दिन ही आए हैं। अक्टूबर के बाद क्या आता है, नवंबर। नवंबर में 30 डेज होते हैं, तो 30 डेज मेरे नवंबर के हो गए। तो 30 और 11 मेरे पास 41 डेज आ चुके हैं, और मुझे चाहिए टोटल 63 डेज। तो बाकी कितने दिन बचे, तो मैंने देखा 63 में से मैं 11 ले चुका हूं और 30 ले चुका हूं, है ना। 63 क्यों, क्योंकि मुझे 60 दिन और प्लस 3 दिन ग्रेस के लेने थे। तो 63 में से मैंने पहले 11 अक्टूबर के लिए, फिर 30 मैंने नवंबर के लिए, तो बाकी बचे 22। तो 22 जो आया वो दिसंबर का आ गया। तो इसका मतलब मेरी जो ड्यू डेट आ गई यहाँ वो 22 दिसंबर आ गई। तो ऐसे हमें ड्यू डेट कैलकुलेट करनी है। ये आपको वर्किंग नोट में कैलकुलेट करना है, मैंने आपको यहाँ पर सिखाने के लिए बता दिया कैसे करना है। एग्जाम में आपको सीधा ड्यू डेट लिखनी है, लेकिन वर्किंग नोट में बताना है कि आपने ड्यू डेट कैसे कैलकुलेट करी है। इसका अमाउंट लिख देता हूं मैं 2500। नेक्स्ट है हमारे पास 14 दिसंबर, और इसमें 2 मंथ्स है। अब मुझे पता है 14 दिसंबर में 2 महीना जोड़ूंगा तो 14 फेब आएगा और 3 डेज ऐड करूंगा तो 17 फेब आ जाएगा। तो यहां पर ड्यू डेट आ जाएगी 17 फेब 16, और अमाउंट आ जाएगा 2000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 24 जनवरी 16 की, 60 डेज है। अब वापस से मुझे वही टेक्निक फॉलो करनी है जो मैंने अभी अभी आपको सिखाई थी, जो सेकंड में 20 अक्टूबर की ड्यू डेट वाली ट्रांजैक्शन डेट वाले में हमने किया था। मुझे 60 डेज चाहिए, तो सबसे पहले मुझे ये पता लगाना है कि मेरे जनवरी के कितने दिन है। जनवरी 31 डेज की होती है, 24 डेट हमें दे रखी है, तो सबसे पहले जनवरी के 7 डेज आ गए। कैसे आ गए, 24 31 में से 24 माइनस कर दिए, तो 7 डेज जनवरी के आ गए। इसमें कोई कंफ्यूजन। अब फेब लेना है, फेब के लिए 2016 को अगर आप 4 से डिवाइड करते हैं तो डिविजिबल है, इसका मतलब फेब के 29 डेज लेने। अब ये हो गए 29 और 7, ये हो गए 36 डेज हो गए, और मुझे चाहिए 63 डेज। तो बाकी कितने दिन बचे, 27। तो 27 मार्च के हो गए। कैसे पता चलेगा, 63 में से 7 और 29 माइनस करूंगा मैं, 63 माइनस 7 माइनस 29, तो 27 बचे मार्च के। तो मेरी जो ड्यू डेट हो गई वो 27 मार्च हो गई। अब ये एग्जाम में आपको कैसे करना है, तो मैं यहाँ पर आपको वर्किंग नोट में करके बता देता हूँ। वर्किंग नोट में हम ड्यू डेट निकाल रहे हैं, वर्किंग नोट नंबर 1 लिख दिया यहाँ, और मैंने यहाँ पर सीधा सीधा लिख दिया भैया जो मेरे पास यहाँ पर जगह भी कम है और यहाँ डिटेल लिखने का हिसाब भी नहीं है, मैंने यहाँ लिख दिया ड्यू डेट। क्या आई थी यहाँ पर ड्यू डेट, 22 दिसंबर, ठीक है ना।
तो मैंने क्या करा, यहाँ पर वर्किंग नोट नंबर 1 लिख दिया, तो यहाँ लिख दिया वर्किंग नोट नंबर 1। तो वर्किंग नोट नंबर 1 में मैं दिखा देता हूं क्या मुझे 60 डेज प्लस 3 ग्रेस के लेने, तो 63 डेज लेने, है ना। तो मेरी सबसे पहले मैं अक्टूबर के लूंगा, अक्टूबर में 31 में से 20 डेज ये लेस कर दी, तो 11 डेज मैंने अक्टूबर के ले लिए। तो मेरे पास कितने दिन बचे, 52 डेज। फिर मैंने नवंबर के ले लिए 30 डेज, तो मेरे पास 22 डेज बचे, और वो दिसंबर के बचे। तो ये इजी टेक्निक है, प्रेजेंटेशन भी सही से हो जाता है, जगह भी कम लेता है, और यहाँ पर भीड़ भाड़ भी नहीं मचती है। अब मैं आपको ऐसे ही करके बताता हूं इस ट्रांजैक्शन के लिए कि क्या आएगी ड्यू डेट। मैंने यहां लिख दिया वर्किंग नोट नंबर 2। तो मैंने वर्किंग नोट नंबर 2 में लिखा, यहां पर अगेन 63 डेज ही चाहिए, 60 प्लस 3 डेज। और मैंने सबसे पहले लिखा जनवरी के, जनवरी में से 31 माइनस 24 7 डेज मैंने जनवरी के ले लिए, तो 63 में से 7 लेस कर दिए, मेरे पास 56 डेज बच गए। फेब लीप ईयर है ना, लीप ईयर है फेब, तो मैंने वहां पर 29 डेज ले लिए, 4 से डिविजिबल है। अब जो 27 डेज बचे वो 27 मार्च के बचे, तो मैंने यहां लिख दिया 27 मार्च 16। तो ये एक सही है कि आप वर्किंग नोट में कैलकुलेशन करके दिखा दें, और यहाँ पर आप ज्यादा कैलकुलेशन ना करें। तो ये हमारी ट्रांजैक्शन हो गई 1000 रुपीज की, ठीक है। और अब है हमारे पास लास्ट ट्रांजैक्शन मार्च 6 16 2 months। तो 6 मार्च के बाद 2 महीना लेते हैं, तो जो हमारे पास डेट आती है वो 6 मई आती है, और 3 डेज ग्रेस के ऐड होकर 9 मई आ जाएगा, और अमाउंट है 1500। तो सबसे पहला काम तो हमने ये करना है। अब जब ये काम हो जाएगा तो उसके बाद का काम अब हम सीख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमने ये सीखा कि कैसे हमें ड्यू डेट निकालनी है। अब बेस डेट लेनी है, जैसा मैंने आपको कहा था कि बेस डेट के लिए मैं बताऊंगा क्या लेना है। तो आप देखिए जो भी ड्यू डेट है, जो भी क्वेश्चन में हमें ड्यू डेट दे रखी है, इन ड्यू डेट में कैलेंडर में सबसे पहले कौन सी ड्यू डेट दिखाई देती है। मेरे शब्दों को ध्यान से सुनिए, कैलेंडर पे कौन सी ड्यू डेट सबसे पहले दिखाई देती है। बच्चों को ये लगता है सबसे पहले कौन सी डेट है, सबसे पहले यहाँ 19 नवंबर लिखी है। सपोज नेक्स्ट डेट जो 22 दिसंबर है, नेक्स्ट ड्यू डेट 22 दिसंबर की जगह 22 अक्टूबर होती, तो ऐसी सिचुएशन में फिर हम 22 अक्टूबर ही लेते, क्योंकि कैलेंडर में पहले क्या आता है, कैलेंडर में पहले क्या आता है, अक्टूबर आता है। तो आपको इन सब ड्यू डेट में देखना है कैलेंडर में सबसे पहली जो डेट है, उससे क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी कोई भी, और नेगेटिव वैल्यू आने पर आपके गलती के चांस रहेंगे। इसलिए इन सब ड्यू डेट में कैलेंडर में सबसे पहले क्या आता है, तो 19 नवंबर आता है कैलेंडर में सबसे पहले। तो मैं 19 नवंबर 2015 बेस डेट ले लेता हूं। अब मुझे यहां पर क्या करना है, डाइवेशन में ड्यू डेट में से बेस डेट को माइनस करना है। अब मैं 19 नवंबर 2015 में से 19 नवंबर 2015 माइनस करूंगा तो 0 टाइम पीरियड आएगा। अब मैं वर्किंग नोट नंबर 3 में करके बता देता हूं कि मेरे ये वाले डेज कैसे आ रहे हैं। वर्किंग नोट नंबर 3 में मैं करके आपको दिखा देता हूं। क्या करना है मुझे, ड्यू डेट 22 दिसंबर में से माइनस करना है 19 नवंबर। तो 22 दिसंबर में से
19 नवंबर हमें माइनस करना है। तो यहां पर भी हमें क्या करना है, वैसी ही टेक्निक अपनानी है जैसी टेक्निक हमने अपनाई थी ड्यू डेट निकालने के लिए, डेज वगैरह के लिए। हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको ऐसा देखो कि 19 नवंबर से लेके 22 दिसंबर तक कितने दिन हो गए। तो बहुत आसान है, नवंबर के कितने दिन हो गए, तो नवंबर में 30 डेज होते हैं ना, तो 30 में से 19 माइनस कर दो, 11 डेज। और दिसंबर के, तो ये तो नवंबर के डेज हो गए और दिसंबर के डेज ऐड करने हैं, 22 है ना, तो हमारे 33 डेज हो गए। बहुत आसान है, ऐसा हमें कैलकुलेट करना। 33 डेज हो गए। चलिए मैं अब आपको नेक्स्ट बताता हूं तो आपको और इजीली समझ में आ जाएगा। 17 फरवरी तक, 19 नवंबर से 17 फरवरी तक गिनने हैं। देखिए अब आपको इजी मेथड बता दूं, नवंबर के कितने डेज हैं, दिसंबर के, जनवरी के, फेब के, बस हो क्या, कितने दिन हो गए, 90 डेज। अब मैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे 27 मार्च तक के दिन काउंट करता हूं। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब एंड मार्च, 129 डेज। और 9 मई तक, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड मई के 9 डेज। Okay. 172 डेज। अब जब मैंने डाइवेशन कैलकुलेट कर लिया है तो अब मुझे प्रोडक्ट करना है, प्रोडक्ट में अमाउंट और डाइवेशन का मल्टीप्लाई होगा। तो 3000 इंटू 0 0, 2500 इंटू 33 82,500, 2000 इंटू 90 1000 इंटू 129 1500 इंटू 172 अब हमें दो चीज का टोटल करना है, एक प्रोडक्ट का और एक अमाउंट का। तो अमाउंट का और प्रोडक्ट का टोटल करते हैं। अमाउंट का टोटल 10,000 आ रहा है और प्रोडक्ट का टोटल क्या आ रहा है, 6,49,500। पहले हमें ये काम करना है। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे इसमें। फॉर्मूला क्या था, मैंने आपको कहा था, नोट कर लीजिए। एवरेज ड्यू डेट का फॉर्मूला था बेस डेट प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय सम ऑफ अमाउंट। और आगे जो डेज मंथ, आगे डेज मंथ या वीक जो भी लिखा होता है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि हमने डाइवेशन किस चीज में निकाला है। यहां पर हमने जो डाइवेशन निकाला है वो डेज में निकाला, तो डेज के हिसाब से ही हम लोग यहां पर लिखेंगे डेज। तो बेस डेट हमारा है 19 नवंबर 2015 और उसके बाद में हम प्लस करते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट 6,49,500 और डिवाइड करते हैं सम ऑफ अमाउंट 10,000 और ये डेज आएंगे। इसका मतलब 19 नवंबर में हम लोग 64.95 मतलब 65 डेज ऐड करेंगे
अब हमें 65 डेज ऐड करना है, तो ये भी मैं वर्किंग नोट में निकाल कर बता देता हूं। वर्किंग नोट नंबर 4 में मुझे 65 डेज लेने हैं। सबसे पहले मैं नवंबर में ले लेता हूं। नवंबर में 11 डेज आ रहे हैं, तो मेरे पास कितने दिन बच गए? 54 डेज। फिर मैंने दिसंबर में 31 डेज ले लिए, कितने दिन बच गए? 23 डेज बच गए। तो जनवरी के 23 डेज बच गए, तो 23 जनवरी 2016 ये मेरी एवरेज ड्यू डेट आ गई। इस एवरेज ड्यू डेट का क्या मतलब है वो भी समझना जरूरी है। 10,000 रुपए हमने देने हैं, तो 10,000 रुपए अलग अलग दिन देने हैं। ये 10,000 रुपए अलग अलग दिन ना देकर ये 10,000 रुपए 23 जनवरी को एक साथ दे दिए जाएं, तो ना तो किसी पेमेंट करने वाले को ना पेमेंट रिसीव करने वाले को इंटरेस्ट का नुकसान होगा, किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। और अगर इस दिन पेमेंट नहीं होती है, सपोज 23 दिन की बजाय 25 जनवरी को 2 दिन बाद हम पेमेंट करते हैं, तो इंटरेस्ट का अगर उसमें हमारे कॉन्ट्रैक्ट में है कि इंटरेस्ट लगाया जाएगा लेट पेमेंट पे, तो 10,000 पे 2 दिन का इंटरेस्ट लगा लेंगे, तो कैलकुलेशन कितनी इजी हो गई। अदरवाइज हमें अलग अलग हिसाब लगाना पड़ता। अब क्या है, हमें पता लग गया 23 जनवरी को सारा पेमेंट करना है, 25 जनवरी को किया तो 2 दिन का, और 23 फरवरी को करा तो 1 महीने का इंटरेस्ट। बहुत आसान हो गया। तो ये हमारा एवरेज ड्यू डेट है, जिसमें हमें एक ऐसी डेट निकालनी होती है जिसमें पेमेंट और रिसीव किसी भी पार्टी को इंटरेस्ट का कोई लॉस नहीं होता है, अगर सारी पेमेंट एक साथ एक ही दिन करी जाए। चलिए बच्चों, मिलकर करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसमें बोला है एवरेज ड्यू डेट निकालिए, जो कि हर क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है। इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है अगस्त 2016 टर्म दिया है और अमाउंट ऑफ बिल है। तो बच्चों जल्दी से बना लेते हैं, आप भी मेरे साथ बनाइए। तो सबसे पहले जो हमें कॉलम बनाना है वो है डेट ऑफ बिल, उसके बाद में कितना हमारा टर्म है, ड्यू डेट, अमाउंट, डाइवेशन एंड प्रोडक्ट। तो हेडिंग डाल देते हैं, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट। बेस डेट अभी देख लेते हैं क्या लेनी है, डेट, टर्म, ड्यू डेट, अमाउंट। इसे हम बोलते हैं डाइवेशन या नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट, और ये हो जाता है हमारा प्रोडक्ट। तो सबसे पहले डेट देखें, तो दिया हुआ है 10th अगस्त 16, 3 मंथ्स की टर्म है। तो अगर हम इसमें ऐड करें 3 मंथ्स, तो वो आते हैं 10th ऑफ नवंबर, और क्योंकि बिल है तो बिल में हम 3 डेज ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। तो 3 मंथ्स ऐड कर दे, 3 डेज भी ऐड कर देते, तो 13th नवंबर 16 आ जाएगी। अमाउंट है 6,000। नेक्स्ट है अक्टूबर 23, 60 डेज। तो अक्टूबर 23 में अगर हम 60 डेज ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, ये वर्किंग नोट में निकाल लेते हैं। अक्टूबर के 60 डेज में से
अक्टूबर के हमारे पास 8 डेज हो गए, नवंबर के 30 हो गए, तो 38 डेज तो ये निकल गए। अब 63 में से 63 क्यों लिए मैंने, क्योंकि 60 डेज हमारे हैं और 3 डेज ग्रेस के, तो एक साथ ही 63 ले लेता हूँ ताकि हमें प्रॉब्लम ना आए बाद में। तो 63 में से 38 डेज चले गए, तो मेरे पास जो डेट बची वो बची 25, और ये दिसंबर के हैं, तो 25 दिसंबर 16, अमाउंट है 5000। दिसंबर 4 और 2 मंथ्स, तो 2 महीने के बाद आ जाएगा 4 फेब, और 3 डेज ग्रेस के ऐड होंगे तो 7 फेब 17, अमाउंट 4000। 14 जनवरी 17, 60 डेज, तो अगेन वर्किंग नोट में अगर मैं निकालूं तो मेरे पास 63 डेज हैं, अगेन 60 प्लस 3 डेज ग्रेस के, जिसमें मेरे पास जनवरी में अगर मैं 31 माइनस 14 करूं तो 17 डेज जनवरी में चले गए, और फेब में 28 चले गए, तो 17 और 28 45 डेज चले गए इसमें, तो 63 माइनस 45, 45 अगर आपको याद ना रहे तो माइनस 17 माइनस 28, तो 18 डेज बचे हमारे पास, तो इसका मतलब 18 मार्च हमारी ड्यू डेट आ जाएगी। अमाउंट इज 2000, और 8 मार्च 2 महीना, तो 2 महीना 3 दिन, तो 11 मई आ जाएगी ड्यू डेट। तो कैलेंडर पर अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले जो आएगा वो 13 नवंबर ही आएगा, तो बेस डेट हम वही ले लेते हैं, बेस डेट 13 नवंबर। तो नंबर ऑफ डेज फ्रॉम ड्यू डेट माइनस बेस डेट, तो क्योंकि यही ड्यू डेट है और यही बेस डेट है तो यहाँ तो डाइवेशन 0 आ जाएगा, और यहाँ पर 25 दिसंबर तक हमें चाहिए, माइनस 13 नवंबर। तो हमारे पास नवंबर के कितने दिन हो गए, अगर हम करें 30 माइनस 13, तो 17 डेज तो हमारे पास नवंबर के हैं, और 25 डेज हमारे पास दिसंबर के हैं, तो इस हिसाब से 17 प्लस 25 हमारे पास 42 डेज हैं, तो 42 इंटू 5000, तो 2,10,000 आ गया। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकेंड 7 फेब तक जाना है, तो हमारे पास नवंबर के 17 दिन और दिसंबर के 31 दिन, जनवरी के 31 और फेब के 7 दिन। एटी 86 डेज हो गए टोटल।
ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है 18 मार्च तक, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च के 18 डेज। वन 25 डेज और लास्ट वन नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड मई। 17, 31, 31, 28, 31, 30 and 11, 179 डेज। मल्टीप्लाई कर लेते, तो 5000 इंटू 86, 4,30,000, 4,000 इंटू 86 डेज। तो कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ हो गई क्या? 4,000 इंटू 86, हाँ 3,44,000। 2,000 into 125 days, 2,50,000. 3,000 into 179, 5,37,000. 13,41,000 टोटल आ गया प्रोडक्ट का, और अमाउंट का टोटल 20,000। फॉर्मूला लगाते हैं, एवरेज ड्यू डेट इक्वल टू बेस डेट प्लस प्रोडक्ट टोटल डिवाइड बाय अमाउंट टोटल। तो बेस डेट है 13, 11, 16 और इसमें जो डेज ऐड होंगे होंगे 67.05, मतलब 67 डेज। अब इसमें 67 डेज ऐड करने पड़ेंगे हमें। तो 67 डेज में से हम सबसे पहले तो नवंबर के 17 दिन हटा देते, अब बचा 50 दिन। तो दिसंबर के 31 दिन हटा देते, तो बचा कितना? 19 दिन। 19 दिन जो है वो जनवरी के जाएंगे, तो हमारी ड्यू डेट आ जाएगी 19 जनवरी 2017, 19 जनवरी 2017। तो ये था क्वेश्चन हमारा जिसमें एवरेज ड्यू डेट निकालनी थी। चलिए बच्चों, एक क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। ये कह रहा है हमें, राम हैविंग एक्सेप्टेड, राम ने एक्सेप्ट कर लिया है फॉलोइंग बिल्स ड्रॉन बाय हिज क्रेडिटर श्याम। तो श्याम ने राम के ऊपर बिल लिखे हैं जो राम ने एक्सेप्ट कर लिए हैं डिफरेंट डेट पर,
approaches his creditor to cancel them all and allow him to accept a bill for the payment of his entire liability on the average due date. वो कह रहे हैं इतने ये झंझट का काम है, इतने चार बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, इसकी जगह एक ही बिल लिख देते हैं जिससे किसी को भी प्रॉफिट या लॉस ना हो. You are requested to ascertain the total amount of the bill and its due date. तो हमें ड्यू डेट निकालना है, तो वही काम करते हैं जो हमने पहले भी करते हुए आए हैं. हम एवरेज ड्यू डेट निकालने के लिए टेबल बना लेते हैं. सबसे पहले डेट, उसके बाद ड्यू डेट, उसके बाद अमाउंट. हम चाहें, अच्छा एक है डेट ऑफ ड्राइंग, एक है डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, और यहाँ पर है हमारे पास टेन्योर भी लिख लेते हैं. और फिर आ जाएगी ड्यू डेट, फिर आ जाएगी अमाउंट, फिर आ जाएंगे डेज, और फिर आ जाएगा प्रोडक्ट. तो हेडिंग डाल देते हैं कंप्यूटेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट. अभी बेस डेट लिख लेंगे सिचुएशन के हिसाब से. डेट ऑफ ड्राइंग, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, अमाउंट ऑफ बिल्स, ये बाद में लिखेंगे, पहले हम टेन्योर लिख लेते हैं. टेन्योर, ड्यू डेट, फिर अमाउंट आ जाएगा, और फिर हम डाइवेशन ले लेंगे, कितना डाइवेशन है, फिर प्रोडक्ट. तो डेट ऑफ ड्राइंग है 16 Feb 17, और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस है 20 Feb 17, और जो टेन्योर है वो है 90 days आफ्टर साइट. तो आफ्टर साइट है, तो डेट ऑफ ड्राइंग है 16 Feb, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस है 20 Feb. तो जब आफ्टर साइट होता है तो याद रखिएगा हम हमेशा आफ्टर साइट में डेट ऑफ एक्सेप्टेंस के बाद में टाइम पीरियड ऐड करते हैं. ठीक है, तो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस क्या है 20 Feb 17, इसमें 90 डेज ऐड करने हैं. तो पहले फेब के 8 डेज हो गए, 28 माइनस 20, और मार्च के 31 डेज हो गए, तो 8 और 31 39 डेज हो चुके हैं टोटल. फिर 30 डेज अप्रैल के, तो 69 डेज हो गए. अब 90 में से अगर मैं 69 माइनस कर दूं तो मेरे ख्याल से ये 29 आता है. 90 माइनस 69,
तो 21 आता है, 21, ये 21 मई आ जाएगा, 21 मई। अब इस 21 मई में 3 डेज ग्रेस के ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 24 मई। तो इसकी ड्यू डेट आ जाएगी 24 मई 17। अमाउंट है 8000। डेविएशन और प्रोडक्ट अभी लिख लेंगे क्योंकि अभी बेस डेट हमें पता नहीं है, अभी तक हमने बेस डेट लिखी नहीं है। सेकंड, हमारे पास जो सेकंड है वो है 7 मार्च और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस है 10 मार्च और 2 महीने हैं आफ्टर डेट। तो आफ्टर डेट है तो डेट ऑफ ड्राइंग से शुरू होगा, तो 2 महीना है तो 7 मार्च के बाद 7 अप्रैल और 7 मई, और 7 मई में 3 दिन ऐड हो जाएंगे ग्रेस के, तो 10 मई। तो इसकी ड्यू डेट 10 मई हो जाएगी और अमाउंट है 6000। नेक्स्ट है हमारे पास 24 मई डेट ऑफ ड्राइंग और 7 जून डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, और ये 4 मंथ्स आफ्टर साइट। तो आफ्टर साइट है तो इसका मतलब डेट ऑफ एक्सेप्टेंस 7 जून से टाइम पीरियड शुरू होगा, 7 जून से 4 महीने, 7 जून के बाद 7 जुलाई, 7 अगस्त, 7 जुलाई, 7 अगस्त, 7 सितंबर, 7 अक्टूबर। 7 अक्टूबर को 4 महीने हो जाएंगे प्लस 3 डेज ऐड के, तो 3 डेज ग्रेस के, तो 10 अक्टूबर हो जाएगा। नेक्स्ट इज 1 जून और डेट ऑफ साइट इज 4 जून एंड टाइम पीरियड इज 1 मंथ आफ्टर साइट। तो 1 महीने बाद 4 जून के 1 महीने के बाद 4 जुलाई आएगा और 3 डेज ऐड हो जाएंगे, तो 7 जुलाई। ठीक है, अब हम ये देखते हैं ड्यू डेट में कैलेंडर में हमारी सबसे पहले डेट कौन सी आएगी। तो कैलेंडर में हमारी जो सबसे पहले डेट आती है, कैलेंडर में जो सबसे पहले डेट आती है हमारी, वो आती है 24 मई या 10 मई या 10 अगस्त या 7 जुलाई। तो मेरे ख्याल से तो जो बेस डेट होनी चाहिए जो सबसे पहले आती है कैलेंडर में, वो है 10 मई। तो मैं यही बेस डेट ले लेता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ बेस डेट 10 मई 17। तो टाइम ड्यूरेशन हम निकाल लेते हैं, ड्यू डेट माइनस बेस डेट। तो ड्यू डेट माइनस बेस डेट कर लेते हैं। 1 में 24 में 17 में से माइनस कर देते हैं 10 में 17, तो 14 डेज आ जाएगा, 14 दिन। सेकंड में 10 में से 10 में माइनस होगा तो 0 आएगा। ठीक है, थर्ड सिचुएशन में 10 अक्टूबर में से 10 मई लेस करते हैं। ठीक है, हमें डेज चाहिए, तो हमें डेज चाहिए तो हम ऐसा कर लेते हैं कि 10 मई से लेकर 10 अक्टूबर तक, तो मई के कितने दिन हो गए, 31 माइनस 10, 21, जून के 30, जुलाई के 31, अगस्त के 31, सितंबर के 30 और अक्टूबर के 10। तो 21 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 31
प्लस 30 प्लस 10, तो ये हो गया 153 डेज। और नेक्स्ट है 7 जुलाई, तो 10th मई से 7 जुलाई, तो मई के 21, ये हम लिख चुके हैं ऑलरेडी। जून के 30, जुलाई के 7, तो ये टोटल हो जाएंगे 58 डेज। अब प्रोडक्ट कर लेते हैं, अमाउंट और डेज का प्रोडक्ट। 8000 इंटू 14, 1,12,000, 0, 153 इंटू 2000, 3,06,000, 9,000 इंटू 58, 5,22,000। टोटल कर लेते हैं, 1,12,000, 3,06,000, 5,22,000, तो इसका टोटल हो गया 9,40,000। अमाउंट का टोटल हो गया 8,000, 6,000, 2,000, 9,000, 25,000। अब फॉर्मूला पुट कर देते हैं, एवरेज ड्यू डेट इक्वल टू बेस डेट प्लस प्रोडक्ट टोटल डिवाइड बाय सम टोटल। तो बेस डेट है 10th मई, प्रोडक्ट टोटल है 940 डिवाइड बाय 25,000, और ये डेज में आएगा। तो 10th मई में 9,40,000 डिवाइड बाय 25,000, तो 37.6 डेज लेने हैं हमें, ऐड करने, जिसको हम 38 डेज ले लेंगे। तो मई में अब अगर हम देखें तो 10th मई है, तो मई में कितने दिन बचे हैं, 31 माइनस 10, 21 डेज तो मई में बचे हैं, और 38 में से 21 लेस कर देते हैं, तो हमारे पास 17 डेज जून के आ गए, मतलब जून में 17 तारीख, तो ये एवरेज ड्यू डेट आ गई 17 जून। तो 17 जून को एक पेमेंट करेंगे हर एक बिल ऑफ एक्सचेंज की, तो किसी भी पार्टी को कोई नुकसान, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक उम्मीद है आपके क्वेश्चंस हो गए होंगे कंप्लीट। मुझे बताइए, अपडेट करिए, ताकि मैं आगे और आपको पढ़ा सकूं। तो 10th क्वेश्चन तक करने के बाद में हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है एवरेज ड्यू डेट ऑन द बेसिस फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट। हम इंटरेस्ट के लिए कैलकुलेशन करने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं वो हम चेक कर लेते हैं। वी हैव ऑलरेडी मेंशन दैट इफ द पेमेंट इज मेड एग्जैक्टली ऑन द एवरेज ड्यू डेट, तो ना तो क्रेडिटर्स को ना डेटर को, किसी को भी इंटरेस्ट का कोई लॉस नहीं होता है। ना पैसा देने वाले को लॉस होता है, ना पैसे लेने वाले को लॉस होता है, ना ही प्रॉफिट होता है किसी को। In case the drawee delays the payment of lump sum amount, the drawer means creditor will lose interest for the period of delay. Suppose average due date आ गई 15th मार्च, ये एवरेज ड्यू डेट आ गई, और इस दिन 10,000 रुपीज की पेमेंट करनी है। अब पेमेंट 15 मार्च की जगह पेमेंट हुई 25 मार्च को। अब 10 दिन लेट हुई पेमेंट, तो 10 डेज का इंटरेस्ट कायदे से पेमेंट 10,000 के साथ साथ 10 डेज का इंटरेस्ट भी दिया जाएगा।
क्योंकि 15 मार्च की जगह 25 मार्च को पेमेंट हुई है। तो टोटल अमाउंट पर इंटरेस्ट एक बार निकालना पड़ेगा, अदरवाइज हमें बहुत सारी ट्रांजेक्शन है उन सब पे अलग अलग इंटरेस्ट निकालना पड़ता। तो ये भी एक बेनिफिट है कि हमें बहुत शॉर्टकट काम हो जाता है, हमें एक ही बार इंटरेस्ट निकालना पड़ता है, बार बार इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करना पड़ता अलग अलग ट्रांजेक्शन पर। इन दिस सिचुएशन द डेटर शुड पे इंटरेस्ट एट एग्रीड रेट फॉर द पीरियड ऑफ डिले, जो भी डिफरेंस है एवरेज ड्यू डेट और एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट में। क्वेश्चन नंबर 11 में सपोज एवरेज ड्यू डेट है 13 मई 2015, एवरेज ड्यू डेट है 13 मई 2015 और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15% पर एनम, और डेटर जो पेमेंट करना चाहता है टोटल अमाउंट जो 2050 है वो 30 जून को पेमेंट करना चाहता है। तो एक तरीके से लेट हो गया, 1.5 महीना लगभग लेट हो गया। तो हम पेमेंट जो इंटरेस्ट लगेगा वो 13 मई से लेकर 30 जून तक का इंटरेस्ट लगेगा। सबसे पहले हम डेज कैलकुलेट कर लेते हैं कितने हो गए। तो मई में कितने दिन बचे, मई 31 डेज का होता है, 31 में से 13 डेज हटा देते हैं। एवरेज ड्यू डेट 13 मई थी, तो 13 मई के बाद और कितने दिन हो गए, कितना आया 31 माइनस 13, 18 डेज प्लस जून के 30 डेज, तो ये हो गया 48 डेज। तो 48 डेज हमारे पास टोटल हो गए, तो 48 डेज का हम इंटरेस्ट लगाएंगे। तो इंटरेस्ट टोटल अमाउंट पर लगेगा, टोटल अमाउंट है 2050, तो 2050 पर 15% 48 डेज का इंटरेस्ट लगेगा। अब अगर आप बहुत ज़्यादा गहराई में जाना चाहते हैं, अगर बहुत ही ज़्यादा इसको बारीकी में देखना चाहते हैं, तो ये कह सकते हैं कि 2015-16 लीप ईयर है, क्योंकि 2016 में फेब आएगा। लेकिन यहाँ पर ये क्लियर नहीं है कि ये पूरा साल कैलेंडर ईयर है या क्या है, तो हम 365 से ही कर ले तो गलत नहीं है, 366 लेना जरूरी नहीं है कि हम कहें कि इस ये लीप ईयर है 366 ले, इतना सब कोई कैलकुलेशन नहीं करता है। तो क्या आंसर आया इसका? 40 रुपीज 44 पैसा आ गया आंसर। तो ये इंटरेस्ट है जो 2050 के साथ में दिया जाएगा अगर 30 जून को पेमेंट होती है तो। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है कि एम ने एक्सेप्ट करे हैं बिल्स जो ड्रॉ करे हैं एन ने, और अलग अलग बिल हैं। ही वॉन्ट्स टू पे ऑल बिल्स ऑन ए सिंगल डे, तो एवरेज ड्यू डेट निकल जाएगी। फाइंड आउट दिस डेट, तो एवरेज ड्यू डेट हम निकाल लेंगे कि क्या एवरेज ड्यू डेट है। और उसके बाद लिखा है इंटरेस्ट इज चार्ज एट द रेट 15% पर एनम, हम 15% के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। और एम चाहता है कि वो 180 रुपये बचा ले इंटरेस्ट के, तो हमें बताना है कि कौन सी डेट को पेमेंट हो कि इंटरेस्ट की सेविंग हो जाए 180 रुपीज। तो इसके लिए हमें सबसे पहला काम जो करना है वो ये है कि हमें एवरेज ड्यू डेट निकालना है, उसके बाद ही कुछ और हो पाएगा। तो सबसे पहले हम यही काम करते हैं, हम सबसे पहले एवरेज ड्यू डेट फटाफट से निकाल लेते हैं। तो एवरेज ड्यू डेट निकालने के लिए हम लोगों को कुछ टेबल बनाना पड़ेगा और बेस डेट लेनी पड़ेगी। डेट, और अगर मैं ड्यूरेशन भी कॉलम बना लूं, जो जरूरी नहीं है बनाना, आपकी इच्छा है आप बनाए या ना बनाए। फिर ड्यू डेट आ जाएगा, फिर अमाउंट आ जाएगा, फिर डेज आ जाएंगे,
और फिर प्रोडक्ट आ जाएगा। कंप्यूटेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट बेस डेट अभी लिख लेंगे, पहले हम ड्यू डेट सब ले लेते हैं। डेट, टेन्योर कितने समय का बिल है, ड्यू डेट, उसके बाद नंबर, ड्यू डेट के बाद अमाउंट, नंबर ऑफ डेज, प्रोडक्ट। सबसे पहले ट्रांजैक्शन है 8 अप्रैल की, 3 महीने का बिल है, तो इसकी ड्यू डेट क्या आ जाएगी, 11/7/15। फिर नेक्स्ट है ट्रांजैक्शन 16 अप्रैल की, 2 महीने का है, 19 जून, तो 19 जून आ जाएगी, अमाउंट है 5000। नेक्स्ट है 7 मई, ड्यूरेशन है 4 मंथ, तो 10 सितंबर, अमाउंट इज 6000। 17th में, ड्यूरेशन इज 3 months, 28/15, अमाउंट इज 5000। तो ये हमारे पास है। अब सब ड्यू डेट कैलेंडर में देखा जाए, सबसे पहले कौन सी आएगी, 19 जून, तो मैं बेस डेट 19 जून ही ले लेता हूँ। तो अब नंबर ऑफ डेज मुझे कैलकुलेट करने होंगे, कितने आएंगे। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है 19 जून से लेकर 11 जुलाई तक, तो जून के डेज हो गए 30 - 11, मतलब 30 - 19 मतलब 11, और जुलाई के हो गए 11, तो 22 डेज हो गए। किसी ने कैलकुलेट करा है, और यहाँ 0 हो गए। चेक कर लिया, 2 बच्चों ने, कम से कम 2 स्टूडेंट ने कैलकुलेट किया, ठीक है। और ये 1, देखो ये 8 है, ये 9 है, तो ये अगस्त है, तो ये 83 से कम ही आएंगे। कॉमन सेंस भी लगानी है जरूर। 11 हो गए मई के, जून, जुलाई एंड अगस्त, ठीक है। तो 2 to 5, 1 मिनट, ये है जून, जून है पहला, जून, जुलाई और अगस्त, 50, 60, 62। चलिए प्रोडक्ट करते हैं, तो ये 88,000, 0, और ये टोटल अमाउंट का टोटल, ठीक है। तो अब हम एवरेज ड्यू डेट निकाल लेते हैं। एवरेज ड्यू डेट होता है बेस डेट प्लस टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय टोटल ऑफ अमाउंट, क्योंकि हमारा डेज में है तो ये भी डेज में ही आएगा। तो 19 जून
15 प्लस 8,96,000 डिवाइड बाय 20,000, कितने डेज आ रहे हैं ये? 44.8, तो 45 डेज ले लेते हैं अप्रोक्सीमेट करके। तो इसमें 11 डेज तो हमारे निकल गए जून के, तो 45 में से 11 जून के चले गए और 31 जुलाई के चले गए, ठीक है। बचे कितने? 3। तो एवरेज ड्यू डेट जो आ जाएगी हमारी वो आ जाएगी 3 अगस्त, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन में थर्ड अगस्त आ गई। अब ये कह रहे हैं कि ये 180 रुपीज सेव करना चाहते हैं। अगर 180 रुपीज सेव करना चाहते हैं तो इन्हें जल्दी पेमेंट करनी पड़ेगी या लेट पेमेंट करनी पड़ेगी? बताइए। ऑन टाइम पेमेंट करने पे तो कोई सेविंग नहीं होगी ना इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट और क्या, अगर लेट पेमेंट करेंगे तो ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, और अगर पहले पेमेंट करते हैं तो कम पैसे देने पड़ेंगे, लेट पेमेंट करेंगे तो ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग पहले पेमेंट करना चाहते हैं तभी तो इंटरेस्ट की सेविंग होगी। अब हम 180 रुपये बचाना चाहते हैं, तो 180 रुपये 180 रुपीज सेव करने के लिए हम लोगों को सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाते हैं। क्या होता है? PRT अपॉन 100। 180 रुपीज इंटरेस्ट सेव करना है, अमाउंट है 20,000, रेट है 15%, टाइम हमें पता नहीं लेकिन डेज है ये पता है, तो 365 से डिवाइड कर दिया। टाइम हमें पता नहीं कितने डेज जल्दी पेमेंट करना है, तो यहाँ से टाइम निकाल लेते हैं कितने दिन जल्दी पेमेंट करना है। 180 इंटू 100 इंटू 365 डिवाइड बाय 20,000 डिवाइड बाय 15, तो 22 डेज हमें जल्दी पेमेंट करना पड़ेगा। तो 22 डेज जल्दी पेमेंट करने से हमें 180 रुपीज की बचत हो जाएगी, सेविंग हो जाएगी, डिस्काउंट मिल जाएगा। तो हमें 22 डेज अर्ली पेमेंट करनी है, तो 22 डेज बिफोर 3 अगस्त। तो अगर हम 22 दिन पहले पहुंचे तो क्या डेट आती है? 22 दिन जल्दी पेमेंट करेंगे तो कौन सी डेट आएगी? देखें, चेक करें, चेक करें। हो गया आप लोगों का? तो चेक करें। 12 जुलाई। देखो 3 डेज हमारे अगस्त के कम हो जाएंगे, तो बाकी क्या बचे? 19 डेज हमारे जुलाई के कम हो जाएंगे, तो 90 डेज अगर हम हटाते हैं तो हमारे पास 12 जुलाई डेट आती है। 31 डेज का अगस्त जुलाई होता है, उसमें 19 दिन अगर हम पहले जाएंगे, लास्ट के 19 दिन ही तो हटेंगे, तो हमारी ड्यू डेट आ जाएगी 12। तो 12 जुलाई को अगर पेमेंट करेंगे तो 180 रुपीज की सेविंग होगी इंटरेस्ट की।